सभी को नमस्कार। मैं तो सोच के ये आया था कि मुझे कहानियाँ सुननी हैं और सुनने के बाद सोचना है कि अच्छा ये कहानियाँ लिखी जा रही हैं, लेकिन स्वाति जी का आदेश हुआ कि कहानियाँ कैसे लिखी जानी चाहिए और ये मेरा विषय ही नहीं है वैसे कि कहानियाँ कैसे लिखी जानी चाहिए। कुछ अनुभव हैं साझा करना चाहूँगा। अभी मुंबई में एक प्रोग्राम था, उसमें अस्थाना जी ने कहानियों के ऊपर, कहानीकारों के ऊपर कोई बात कही। मैंने उसको सुबह ही पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कुछ बातें हैं जो वहाँ से कही जानी ज़रूरी हैं। कहानियाँ किन किन लोगों ने लिखी और क्या क्या नाम पाया, मैं वहीं से बात को शुरू करता हूँ कि हिंदी कहानी का इतिहास जितना समृद्ध है उतना ही बहुआयामी भी है। यह इतिहास कई पीढ़ियों की सृजनशीलता, वैचारिकता और जन सरोकार का परिणाम है। 21वीं सदी की कहानी को समझने से पहले हमें उन कथाकारों को याद करना चाहिए जिन्होंने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में कहानी को न सिर्फ दिशा दी बल्कि उसे सामाजिक रूप से प्रासंगिक और कलात्मक रूप से परिपक्व बनाया। अगर हम देखें जो 60 के दशक तक की कहानियां थी, उनमें समाजवाद का बहुत बोलबाला था, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद देश की फिजा जिस तरीके से बदल रही थी, तो उस समय उस तरह की कहानियां लिखी जानी चाहिए थी कि देश की संरचना कैसी होनी चाहिए, देश के विचारक कैसे होने चाहिए और देश के चिंतकों को किस तरीके से लिखना चाहिए। और लेखक चूंकि उससे अछूता नहीं है, तो उन सब ने उस तरह के कथानक को अपनी कहानियों में लिया। रामदरस मिश्र जी की कहानियां अगर आप देखें, उनके उपन्यास देखें, या उनके साथ के जो और व्यक्ति थे, उन सब लोगों ने उस तरीके से लिखा। और मुझे लगता है कि 60 के दशक के बाद जब हम 70 के दशक की तरफ बढ़ते हैं, तो जिन कहानीकारों की कहानियां प्रमुख रूप से हमारे सामने आई, धीरेन्द्र अस्थाना जी स्वयं उसमें हैं, स्वयं प्रकाश जी हैं, उदय प्रकाश जी हैं, सूरज प्रकाश जी हैं, असगर वजाहत, अब्दुल बिस्मिल्लाह, संजीव, अरुण प्रकाश, शिव मूर्ति, शंकर और यात्री जी, ऋषिकेश सुलह, पंकज बिष्ट, सुधा अरोड़ा, बहुत सारे नाम हैं। रामशरण जोशी जी हैं। ऐसे कथाकारों ने इस यात्रा को निर्णायक आयाम प्रदान किए। और प्रथम पंक्ति के कथाकारों में अगर मैं बात करता हूं तो ममता कालिया और चित्रा मुद्गल का नाम विशेष रूप से रेखांकित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दोनों कहानीकारों ने नारी अनुभव को, पारिवारिक जटिलताओं को बहुत अच्छे तरीके से, श्रमजीवी जीवन को, सामाजिक अन्याय को, मतलब अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी संवेदनशीलता को प्रामाणिकता के साथ हमारे सबके सामने रखा। उस तरह की कहानियां आई। ममता जी का एक उपन्यास, जब एक दौर चला था 1991-92 के बाद, जब मनमोहन सिंह हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, तो तब हमने उदारीकरण की नीतियों को अपनाया। और उस समय उनका एक उपन्यास आया, दौड़। मतलब मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हम लोग जिस तरीके से बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और बच्चों के सामने नौकरी के जो प्रश्न आए, उस तरह की संवेदनशीलताओं को, बच्चों के संघर्ष को जिस बेहतरीन तरीके से उस उपन्यास में दर्शाया गया, अगर भी मेरी बात से सहमत होंगे, तो वहाँ एक नई चेतना और एक नई दृष्टि जो है वो हमारे सामने आती है। और इसी विरासत ने 21वीं सदी की शुरुआत में एक तेजस्वी, मेधावी और बहुत सारी प्रयोगशील युवा पीढ़ी को तैयार किया। वहाँ आप देखते हैं कि शिल्प बदलते हैं, संवेदनाएं बदलती हैं। जैसे चंदन पांडे हैं, कुणाल सिंह हैं, मिथिलेश प्रियदर्शी हैं, गीता श्री, मनोज कुमार पांडे, मनीषा कुलश्रेष्ठ, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, प्रभात रंजन हैं, अमर शर्मा हैं। फिर ये हमारे सामने आते हैं। ये कहानीकार शिल्प और भाषा के रूप में मनोवैज्ञानिक गहराई से स्तर पर नए नए रास्ते खोलते हैं। इन कहानियों में आपको महानगर, कस्बा, डिजिटल संस्कृति, ये सारी चीजें, जाति, वर्ण, लिंग, इन सब जटिलताओं पे ये एक नई तरीके से की उपस्थिति हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर हम आगे अगर बढ़ते हैं तो 21वीं सदी की तरफ हम बढ़ते हैं, और आज हम जो तीसरा दशक है, इसमें युवा कहानीकारों को देखें। कैफी हाशमी, निधि अग्रवाल है, दिव्या विजय हैं, विजय श्री तनवीर हैं, राहुल श्रीवास्तव, आलोक रंजन,
इस तरह के नाम हमारे सामने आते हैं। इन्होंने एक अलग तरह की प्रयोगधर्मिता, बहुस्तरीय कथा वाचन और सामाजिक जिजीविका के कारण एक अलग पहचान बनाई है। और आप देखें जैसे अभी वनमाली कथा है, वो भी एक नई पीढ़ी बिल्कुल तैयार कर रही है लेखकों की। और अगर मैं देखूं कि जो पत्रिकाएं हैं वो किस तरीके से इसमें एक निर्णायक भूमिका निभाती हैं, वागार्थ है, नया ज्ञानोदय, हंस है, समकालीन भारतीय साहित्य, तत्व है, वर्तमान साहित्य है, इंडिया टुडे के वार्षिकी संस्करण आते हैं, ये सब पत्रिकाएं लगातार कुछ इस तरह की कथाओं को प्रकाशित करती हैं और नए कथाकारों को तैयार करती हैं। और अभी जो बिल्कुल नई पत्रिकाएं आई हैं या कुछ ऐसी भी हैं, पुरानी थी, बंद हो गई थी और वो फिर से शुरू हुई हैं, जैसे कृति बहुमत है, सृजन सरोकार है, सरस्वती पत्रिका है, अभिनव इमरोज है, कथाक्रम है, किस्सा पत्रिका, विश्वगाथा, और अमेरिका से जो सुधा ओम ढींगरा जी निकाल रहे हैं विभवम सुर, ऐसी पत्रिकाएं नई पीढ़ी के लेखकों को तैयार कर रही हैं। तो ये वो मंच है जो कहानी को समकालीन विमर्श हो, विचारधारात्मक बहस और नई कथा भूमियों से जोड़ने का काम कर रही हैं। इन्होंने युवा पीढ़ी, मध्यवर्ती पीढ़ी के कहानीकारों की विशिष्ट कहानियों को पाठ्य स्वीकार्यता दिलाई है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने कहानी के डिजिटल और मुद्रित दोनों परिवेशों में नए रचनाकारों को प्रस्तुत करने की भूमिकाएं निभाई हैं। इन मंचों ने कथा को संवाददर्शी, प्रयोगशील और विषयगत रूप से अधिक तीक्ष्ण बनाने में बहुत योगदान दिया है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि वो सारे ऐसे लेखक थे जिनको कोई पहचान नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने उनको पहचान दिलाई। और जो डिजिटल मीडिया है, बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं जो डिजिटल फॉर्म में आ रही हैं, पीडीएफ रूप में आ रही हैं, वो सब भी एक अलग भूमिका निभाती हैं और एक अलग यज्ञ में कहानीकारों से आहुतियां उसमें दिलवा रही हैं। तो कुछ इस तरह की बातें हैं। और एक मुझे ऐसा लगता है कि एक समय आया जब जो आलोचना थी, वो आलोचना जिस तरीके से हो रही थी, वो आलोचना व्यक्तिवाद का शिकार हो गई। तो मुझे लगता है कि जब व्यक्तिवाद का शिकार होती हैं समीक्षाएं या आलोचनाएं, तो फिर कहानीकार उस तरह का कहानीकार नहीं रह जाता है। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में आलोचकों को ज्यादा अच्छी भूमिका के साथ सामने आना होगा। और अगर इस तरह की प्रवृत्ति है जहां लेखक का नाम लेने से परहेज किया जाता है और कहानी के शिल्प को देखे बिना उस कहानी की वाहवाही की जाती है, तो ऐसी प्रवृत्ति को मैं कहानी की आलोचना के लिए बहुत घातक रूप में देख रहा हूँ, उसको बहुत घातक समझता हूँ। तो और मुझे इसमें अनैतिकता भी लगती है कि भाई आपको लेखकों के नाम को, कहानीकारों के नाम को लेने से परहेज क्या है। तो मुझे लगता है कि ये सब जो कहानी का इतिहास लेखन होगा उसको बहुत कमजोर बनाएगा। तो हमें इन सारी चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हिंदी कहानी है वो तीन पीढ़ियों के रचनाकारों के संयुक्त श्रम से निर्मित हुई है। पहले लोगों ने नींव को रखा, दूसरी पीढ़ी ने घर को बनाया, और तीसरी जो पीढ़ी है उसकी खिड़कियों से नई दुनिया को देख रही है। तो मुझे लगता है जो तीसरी पीढ़ी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो जो परिदृश्य से बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। और हम ये देखें कि 1991-92 की जो मैंने उदारीकरण की बात की, उसके बाद तेजी से बहुत सारी स्थितियां बदली हैं। और तकनीकी युग आने के बाद जो 2000 से लेके आज तक के 25 साल हैं, इन 25 सालों ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया। जितना विकास जब से सृष्टि की शुरुआत हुई होगी वो 2000 तक हुआ है, उस सारे को अगर हम एक तरफ रखें तो इन 25 सालों का जो विकास है वो बिल्कुल एक अलग तरह का है। मैं इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहता हूं कि वो विकास किस तरह का है, वो विकास नकारात्मक है, सकारात्मक है, या वो नई पीढ़ी को किस तरफ ले जाएगा। क्योंकि अभी हमने जैसे नेपाल या बहुत सारी जगह पे देखा है, जो जेन जी की हम बात कर रहे हैं, तो हम इस पीढ़ी की नेगेटिविटी को देख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो पोटेंशियल है, हमें अगर उस पोटेंशियल को देखें और वहां से हम कहानी के विस्तार की आगे की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और मैं यही कहूंगा कि ये वो सदी है जहां सामाजिक विसंगतियों के विरुद्ध कहानी सबसे तेज आवाज बनकर खड़ी हुई है, जहां शिल्प बदल रहा है, संवेदना की गहराई बढ़ रही है और कथा जनपक्षधर होकर नई लोकतांत्रिक ऊर्जा को ग्रहण कर रही है। तो हमें गर्व करना चाहिए कि 21वीं सदी की जो कहानी है वो सिर्फ साहित्य नहीं लिख रही है, बल्कि वो अपने समय के मनुष्य का पूरा भाव मानचित्र दर्ज कर रही है। तो इन सारी चीजों पे विचार किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि
अगर हम ये सारी चीज़ों के ऊपर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से कहानी का जो आगे का इतिहास लिखा जाएगा वो बहुत उज्जवल होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारहवीं को विराम देता हूँ। धन्यवाद।